हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग आपदा प्रबंधन का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने 2 अध्याय तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे, साथ ही शॉर्ट थ्योरी के साथ। और आगे हम लोग 3rd अध्याय से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग सारा आपदा प्रबंधन के जितने भी 6 अध्याय है, 6 पूरे के पूरे का हम ऑब्जेक्टिव आज देख लेंगे। 6 अध्याय तक का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और 2 लेक्चर में मेरा आपदा प्रबंधन मतलब समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जिसमें हमने अम्ल भस्म पढ़ा है। उसके बाद हम देखेंगे धातु अधातु के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग 3rd अध्याय का आपदा प्रबंधन के 3rd अध्याय में देखते हैं कि क्या है मेरा टॉपिक नेम और कितने ऑब्जेक्टिव है। सारे को हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको अच्छे तरीके से बताएंगे भी, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो नज़दीक है तो आपको क्लियरली सब कुछ अब पता होना चाहिए। अब जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। अब आपको मतलब एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है और आपको हमने इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं और कितने बार मतलब ये भी बताए हैं कि आपको इससे कितने नंबर का पूछे जाते हैं। तो 6 से 8 नंबर का आपको आपदा प्रबंधन से रहेंगे और किस टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं वो हमने मैथ में भी बता चुके हैं और ओवरऑल सब सब्जेक्ट का भी हमने बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो देखते हैं मेरा अध्याय क्या है। फर्स्ट अध्याय का 3rd अध्याय का है, चैप्टर नेम है कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इसका क पार्ट में हमने देखे थे बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में। इसमें क्या है कि भूकंप एवं सुनामी है। तो 3rd अध्याय में क्या है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये तो नाम ही हो गया। उसके बाद इसमें हमको किसके रिलेटेड पढ़ना है, भूकंप और सुनामी से रिलेटेड। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हमको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय में देखे थे बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में और फर्स्ट अध्याय था मेरा क्या कि प्राकृतिक आपदा का परिचय था। हमने 2 देख चुके हैं, आज तीसरा के देखते हैं मेरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एग्जाम में भी आसानी से बना सकते हैं। कार्य भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। मतलब भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप केंद्र का मतलब ये हुआ कि जहाँ से भूकंप आती है। मतलब जैसे क्या 2011 में आया था तो उसका सेंटर कहाँ था, नेपाल था, नेपाल से उठा था। मतलब जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि भूकंप केंद्र पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महासागर के तल पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। मतलब महासागर में जो भूकंप आता है वो पृथ्वी पर आता है तो उसको हम भूकंप बोल देते हैं, लेकिन वही चीज़ें कंपन जो आती है महासागर में तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और सुनामी का हमने डिफिनेशन भी देखे थे, जिसमें फर्स्ट अध्याय में हमने इसके सारे के बारे में बताए थे, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, सुनामी के बारे में और भूकंप के बारे में भी हमने उसमें बताए थे। यदि नहीं देखे हैं तो इससे फर्स्ट वाले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने सारे कवर किए हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा लेक्चर तो है नहीं, 2 लेक्चर में इसको हम पूरे कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 3rd क्वेश्चन कि भूपटल के नीचे मतलब भूमि के नीचे जहाँ भूकंपमय कंपन आरंभ होता है, जहाँ से भूकंप क्या होते हैं, आरंभ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मतलब ये था कि भूपटल पृथ्वी के नीचे जहाँ से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र, मतलब ऊपर में पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में जहाँ पे जो भूकंप ऊर्ध्वाधर स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ तो यहीं पे दिखेगा, यहाँ से मतलब इस जगह पे हुआ, मतलब इस जगह पे हुआ तो हो सकता है कि इसका प्रभाव यहाँ पृथ्वी के ऊपर वाले तल पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। और जहाँ से स्टार्ट हुआ पृथ्वी के नीचे उसको हम क्या बोलते हैं, भूकेंद्र बोलते हैं। तो 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3rd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद चौथा देखते हैं, भूकंप से 5 ही क्वेश्चन है इसमें। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो सबसे पहला तरंग भूकंप से उठने वाली, क्योंकि नीचे में पृथ्वी के नीचे में भूकंप आती है तो उसमें बहुत सारे तरंग हो सकते हैं। तो उसमें से जो कह रहा है जो पहले तरंग पृथ्वी पर अनुभव करता है तो उसको हम कौन से तरंग के नाम से जाने जाते हैं, तो उसको हम क्या जानते हैं, पी तरंग के नाम से। कौन तरंग, पी तरंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
5 नंबर क्वेश्चन। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? वो तो 1934 में आया था। और ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस हिस्से में आई थी? तो यह क्या हो जाएगा? एशिया में, क्या पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कहाँ आई थी? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आई थी? तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए चौथा टॉपिक का हम लोग देखते हैं। तो इसका नीचे है, सबने हमने पीडीएफ बना रखा है आपके लिए, और आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे कि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखते हैं आप चौथा अध्याय का क्या कार्य है। चौथा अध्याय है मेरा कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। मतलब ये सब जो आपदाएं आती हैं, इससे बचने के लिए जीवन रक्षक में क्या क्या हम व्यवस्था करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ने, उससे रिलेटेड मतलब एक तरह से भूकंप, बाढ़, सुनामी से बचाव के तरीके इस चैप्टर में हमको बताए जाएंगे। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने सारा देख चुके थे, जितना अभी तक पूछा गया है, और एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है सारे हमने देख चुके हैं। कह रहा है कि बाढ़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ बीसी ने बहुत बार पूछा गया है। तो बाढ़ आ जाता है तो हम किस जगह पे जाना चाहिए, वो सोचने वाली बात है। ऊंची भूमि वाले स्थान पे, गांव के बाहर जहाँ है उसी स्थान पर, या खेतों में? तो स्वाभाविक सी है, जब बाढ़ आएगा तो हमको ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप के समय निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? घर के अंदर, खुली मैदान में, पेड़ के नीचे या पानी में? तो हमको कहाँ जाना चाहिए? खुली मैदान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आग में जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? मतलब आग में जब जल जाता है आदमी, तो उसका स्थान पे हमको क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, या टेलीस्कोप से देखना चाहिए? तो हमको क्या करना चाहिए? यदि जल जाता है तो हमको अस्पताल पहुंचना चाहिए फ़ौरन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि इसका पता हमको मतलब इसी से पता चल सकता है क्या कि सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर हम मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस स्थान पर जाना चाहिए? मलबे में डूबे हुए लोग को पता लगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या चीज़ से हमको उसका पता लगाना चाहिए? तो ये क्या चीज़ से पता लग सकता है? इंफ्रारेड कैमरा से हमको ज़्यादा पता चल सकता है, हेलीकॉप्टर से भी नहीं चलेगा, दूरबीन से भी ज़्यादा नहीं, इंफ्रारेड कैमरा से पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सुनामी के समय किस स्थान पर नहीं जाना चाहिए? घर के बाहर, पर्वत पर, खेत में या समुद्र के पास? तो सुनामी के समय हमको समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में ही आती है। तो सुनामी के समय में हमको यहाँ पे मतलब समुद्रों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती या मकान में जब आग लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़की लगाना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? अग्निशामक को बुलाना चाहिए, जो आग बुझाने वाले मशीन होते हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उसे हमको फ़ौरन बुलाने चाहिए, और उसी मतलब उसको हमको सूचना दे के जल्दी से क्योंकि हर ब्लॉक में यह प्रेजेंट रहता है, तो इसको हमको बुलाना चाहिए, क्योंकि उससे जल्दी मतलब वह आग बुझ सकता है फायर सेफ्टी से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 अध्याय का, और इसके बाद मेरा 6 अध्याय है, तो 2 ही अध्याय बच जाएंगे, और सब में ज़्यादा क्वेश्चन है, एक में 4 है और एक में 8 है, तो 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो देखते हैं, कवर कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार एवं व्यवस्था। मतलब संचार व्यवस्था, जैसे क्या भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो कैसे लोगों को मतलब संचार के माध्यम से सूचना दी जाए।
चलिए इस टॉपिक में उसी रिलेटेड हमको मिलेंगे देखने को। तो ये 2 बार क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, हॉकी टॉकी या रेडियो? तो अभी के समय में देखा जाए सबसे अच्छा साधन क्या है? मोबाइल है। मोबाइल मतलब संचार के सबसे वैकल्पिक मतलब सबसे अच्छे साधन है, क्योंकि इससे हम सभी जगह पहुंचा सकते हैं, सभी जगह सब कुछ पहुंच सकता है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, या संचार टावरों की टूट जाना, या टावरों की ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो समान संचार के जो बाधित होने का मुख्य कारण वो क्या है? केबल को टूट जाना, इसके कारण वह ज़्यादातर बाधित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट रेसिसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, या मौसम विज्ञान के लिए, या संसाधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए? तो ये जो उपयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है, मतलब सुदूर संवेदनीय उपग्रह, मतलब इसको क्या है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है। तो यह उपग्रह जाहिर सी है ऊपर में है, तो उससे हमको क्या मौसम विभाग के बारे में पता चलेगा। तो उपग्रह क्या ऊपर में ही रहते हैं, सैटेलाइट जिसे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि बाढ़ प्रभावित में अधिक संसाधन कौन सा है? बाढ़ से प्रभावित सबसे अधिक संसाधन कौन सा है? मतलब बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे अच्छा संसाधन यदि देखा जाए तो वो कौन सा है? बाढ़ से प्रभावित सबसे अधिक संसाधन कौन सा है? मतलब ये कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक कौन से संसाधन प्रभावित होते हैं? टेलीफोन, वॉकी टॉकी, रेडियो या बिजली? तो वॉकी टॉकी भी चल सकता है बाढ़ के समय में, रेडियो भी चल सकता है, टेलीफोन भी चल सकता है, एक क्या है? बिजली प्रभावित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए ये टॉपिक भी हम देख देख लिया। अब छठा नंबर देखते हैं, छठा टॉपिक का देख लेते हैं। तो 6 नंबर अध्याय देखते हैं। 6 अध्याय क्या कर रहा है? आपदा और सह अस्तित्व। आपदा का सह अस्तित्व क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना? तो प्राकृतिक आपदा इसमें से क्या है? भूकंप है। ये सारा आग लगना मनुष्य के कारण, बम फटना, रासायनिक दुर्घटना ये सारे मनुष्य के कारण नहीं होते। बम फटना क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो सबसे अधिक किसकी हानि होती है? फलों की, फसलों की, पशुओं की, भवनों की, या उपयुक्त सभी? तो बाढ़ से इन सभी का नुकसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति, तो देखा जाए तो जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं तो वहाँ पे क्या आयताकार आकृति के भवन बनाए जाते हैं। आयताकार आकृति में भूकंप रोधी ज़्यादा क्षमता होती है, क्योंकि यह एरिया ज़्यादा कवर करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित इलाका है? गंगा के किनारे, कोसी किनारे, यहाँ पे गलती हुई है, कोसी होगा, कौन है होगा? कोसी किनारे, गंडक किनारे, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका कौन है? तो वो कोसी का इलाका है। कोसी किनारे जो भी है वो उसका मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके माने जाते हैं, क्योंकि कोसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब बिहार का शोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? मतलब भूस्खलन जहाँ पे भूमि नीचे से कटाव हो जाता है, धंस जाता है, वहाँ से खिसक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या निर्माण करना उचित है, अनुचित है, लाभकारी है, उपयोगी है? तो यह क्या है? अनुचित है। जहाँ पे भूस्खलन की संभावना है वहाँ पे मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह नुकसान हो सकता है, उसमें मर भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे सुनामी आता है वहाँ पे कहाँ करना चाहिए? समुद्र से दूर करना चाहिए, क्योंकि सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। मतलब सुनामी के बारे में हम जान गए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा हम बना लेंगे। सुनामी क्या है? एक समुद्र में एक तरह से आने वाली भूकंप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन आप बच गए हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण किस प्रकार करनी चाहिए? हल्का, भारी, लंबी, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में क्या हल्का करना चाहिए, इसलिए जापान में ज़्यादातर हल्के मकान जहाँ जिस क्षेत्र में आते हैं भूकंप वहाँ पे बनाए जाते हैं, और भूकंप वहाँ पे जापान में बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि सुखाड़ होती है जल के अभाव से, मिट्टी में नमी के अभाव से, या मिट्टी में क्षय के कारण, या मिट्टी में लवणता के कारण। तो जल का अभाव किसके कारण, कृषि में सुखाड़ का क्या कारण होता है कि जल का अभाव? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए, मेरा जो भी आपदा प्रबंधन के जितने भी टॉपिक थे सारा हमने देख चुके हैं। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, इतने में से ही आपको मतलब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसलिए दोनों लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए और थोड़ा दिमाग को कंट्रोल करके शांत करके आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो रहता है, तो बहुत ज़्यादा आप इरिटेशन भी आपको नहीं होगा। और सारे हमने जितने भी क्वेश्चन इस मतलब आपदा प्रबंधन से फ्रेम किए जा सकते थे अभी तक बोर्ड एग्जाम में, सारा हमने इसमें कवर कर चुके हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। तो चलिए, अच्छा से इसको मतलब आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।